नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत 55 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और देखिए, हम लोग इसके पहले जो है हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से कुल 55 से अधिक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और देखिए, हम लोग वे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो अब तक KVS, NVS, DSSB और EMRS इन सभी पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, इस चैनल के द्वारा हिस्ट्री पूरा कवर हो चुका है, पॉलिटी कवर हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा कवर हो चुका है। और साथ में देखिए हिंदी का भी PYQ का सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ में कंप्यूटर का भी PYQ का सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोगों को जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बहुत ना समय गंवाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 199 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 200 से स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के उत्तरी राज्यों की रबी की फसल है? चावल की, कपास की, चना की, मक्का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। यह जो चना है यह देखिए भारत के उत्तरी राज्यों में रबी की फसल है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं जानबूझकर अपना जो बोलने का स्पीड है उसको मैं फास्ट रखा हूँ ताकि आप लोगों का जल्द से जल्द यह पूरा PYQ का सीरीज एंड हो जाए। और देखिए, यदि आप लोग इसके बावजूद मेरा यदि बोलने का स्पीड धीरे लगेगा तो आप लोग वीडियो को 2x कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का और भी टाइम बचेगा। व्याख्या देखते हैं कि चना भारत के उत्तरी राज्यों की रबी की फसल है। रबी की फसलें वे कृषि फसलें हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और भारत में बसंत ऋतु में काटी जाती हैं। रबी की फसलों के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। और देखिए, पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवाती के कारण सर्दियों के महीनों में वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ की, काली की, पीली की, शुष्क। देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार है बांगर और खादर। तो 201 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा, याद रखिए। देखिए क्वेश्चन KVS PRT में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं कि खादर और बांगर का संबंध मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा से है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर एवं नवीन को, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम पूछा गया है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको देखिए बांगर कहा जाता है, और जो नया जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है। खादर मृदा बांगर मृदा की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मृदा की सबसे ऊपरी परत बताइए, मृदु होती है कि सरंध्र होती है कि कम जल धारण करने वाली होती है? देखिए, जो मृदा की जो ऊपरी परत होती है वह मृदु और सरंध्र होती है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। देखिए, मृदा की सबसे ऊपरी परत के प्राथमिक घटक ह्यूमस और खनिज पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ में ह्यूमस परत प्रचुर मात्रा में होती है। उच्च जल और वायु सामग्री के कारण ऊपरी मिट्टी मृदु तथा सरंध्र होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार की मिट्टी में नमी को थामने की क्षमता होती है और वह कपास की खेती के लिए अभिष्ट होती है? शुष्क मिट्टी की, लाल मिट्टी की, काली मिट्टी की, लाल दानेदार मिट्टी। देखिए, जो काली मिट्टी होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और देखिए यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि काली मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है तथा यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। और ये भी याद रखिएगा कि इसका काला रंग जो होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो काली मिट्टी होती है इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन तथा पोटास की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया कथन और कारक का कथन है। यहाँ पर प्रश्न है, कह रहा है कि बलुई मृदा शुष्क होती है, और इसका कारण देखिए दिया कि बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। बताइए कौन सा यहाँ पर विकल्प इसका सही बनेगा? देखिए 204 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बलुई मृदा शुष्क होती है, देखिए गलत दिया है। क्या दिया है? देखिए, यह सही दिया है। बाकी बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, देखिए यह गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि बलुई मिट्टी यानी कि सैंडी सॉइल में बालू की मात्रा अधिक होती है, जिनके बीच वायु प्रचुर मात्रा में रहती है। और देखिए, यह मिट्टी जल बहुत तेजी के साथ सोखती है।
किंतु जल तीव्रता के साथ रिस जाता है, अर्थात इस मिट्टी के कणों में जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए बलुई मृदा शुष्क होती है। बलुई मृदा के कण छोटे नहीं होते हैं, बल्कि इसके कारण आकार में बड़े होते हैं। देखिए इसके कण होगा यहाँ पर, कण नहीं बल्कि इसके कण क्या होता है, आकार में बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया है कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। आपको बताना है कि कौन सा दोनों में कथन सही दिया है। तो देखिए यहाँ पर दोनों कथन सही दिया है कि मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है, साथ में रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। तो दोनों यहाँ पर सही विकल्प दिया है, याद रखिएगा। बाकी वैसा इसमें कोई व्याख्या लायक है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रबी फसल नहीं है, बताइए। जौ की ज्वार। देखिए यहाँ पर जौ जो है यह रबी की फसल है, लेकिन ज्वार जो है यह रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर यह देखिए सही हो जाएगा। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं रबी खरीफ जायद के बारे में। ज्वार देखिए खरीफ की फसल, याद रखिएगा। खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत निम्न फसलें आती है ज्वार के अंतर्गत: धान, सोयाबीन, अरहर। देखिए खरीफ के अंतर्गत तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, रागी आदि। देखिए रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल तक काटा जाता है। यह शीतकाल की फसलें होती हैं। इनके अंतर्गत निम्न फसलें आती हैं: गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू। अगला देखिए जायद की फसल कौन कौन सी होती है। तो देखिए खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला, ये सब क्या होता है, जायद की फसल होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ज़्यादातर मरुस्थलीय मृदा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में बहुत अधिक क्या है, मरुस्थलीय मृदा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लीचिंग शब्द से संबंधित है। लाल मृदा की, लेटराइट की, दोमट की, पीट मिट्टी। देखिए 208 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से लेटराइट जो मिट्टी है यह लीचिंग शब्द इसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह भी याद रखिएगा कि लेटराइट मृदा का अध्ययन सर्वप्रथम बुकानन द्वारा 1905 में किया गया। यह मिट्टी 1.26 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में विकसित हुई। 200 सेमी या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निक्षालन लीचिंग से इनकी उत्पत्ति होती है। लेटराइट मिट्टियों का स्वरूप ईंट जैसा होता है, भीगने पर एक कोमल तथा सूखने पर कठोर व डालीदार हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया कि मिट्टी के संबंध में कंकड़ शब्द का अर्थ है, बताइए। गांठदार, कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति की मिट्टी में उपस्थित मृत कार्बनिक पदार्थ की नाइट्रोजन, पोटास, चूना और ह्यूमस की कमी की पवन गतिविधियों द्वारा जमाव। तो देखिए 209 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से होगा कि गांठदार, कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि मिट्टी के संबंध में देखिए कंकड़ शब्द का अर्थ है गांठदार, कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति से है। कैल्शियम के कारण मिट्टी के निचले क्षितिज पर कंकड़ है जो मिट्टी के माध्यम से पानी को प्रतिबंधित करते हैं। मिट्टी के घुलनशील लवणों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। श्रीलंका की, चीन की, जापान की, भारत। देखिए जो यहाँ पर चाइना जो है यह चावल में प्रथम स्थान पर आता है, लेकिन दूसरा पूछा है। तो देखिए भारत जो आ जाएगा यह दूसरे नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यहाँ पर करा कि निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है। मृदा का संगठन की, जनक शैल की, समय की, जलवायु। तो देखिए यहाँ पर 211 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही होगा। देखिए मृदा का जो संगठन है यह मृदा निर्माण का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा, याद रखिएगा। मिट्टी के निर्माण के प्रमुख कारक मूल चट्टान की प्रकृति और जलवायु कारक है। अन्य कारक स्थलाकृति, जैविक सामग्री की भूमिका और मिट्टी के निर्माण की संरचना के लिए समय है। ये सभी देखिए जगह अलग अलग होती हैं। अब समय देखिए क्या कर रहा है, तो मिट्टी की रूपरेखा की मोटाई निर्धारित करता है। जलवायु क्या है, तो तापमान, वर्षा की दर, आर्द्रता, वाष्पीकरण की यह सब अवधि दिखाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। खादर मृदा बांगर मृदा से ज़्यादा उपजाऊ होती है। देखिए यह सही दिया है। और लेटराइट मृदा भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। तो 212 का ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए सही होगा। दोनों कथन जो दिया यह सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा यह सही होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से कभी लाइक शेयर कमेंट के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक ज़रा आप लोग शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को और भी किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। और देखिए आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। डेली मैं देखिए 100 लाइक का टारगेट देता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग 500, 600, 700 लोग देखते हो लेकिन 100 लाइक का टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो। तो आप लोग ज़रा इस टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। 100 लाइक का हम टारगेट रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि खरीफ की फसल नहीं है, यानी आपको बताना है। देखिए जौ तो यहाँ पर रबी की फसल है,
तो ऑप्शन नंबर यही देखिए 213 का ए जो होगा सही होगा। जो है यही रबी की फसल है, यह खरीफ की फसल नहीं है, तो याद रखिएगा। बाकी देखिए खरीफ के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, सोयाबीन, मूंगफली, लोबिया, तंबाकू, ये सब क्या होता है, खरीफ के अंतर्गत आता है। अगला दिया कि लेटराइट मृदा चाय और काफ़ी उगाने के लिए उपयोग होता है, और दूसरा दिया है कि लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों कथन जो दिया है इसका सही दिया है। लेटराइट मृदा का निर्माण जो होता है देखिए उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षारण का परिणाम है। और देखिए लेटराइट मृदा चाय और काफ़ी उगाने के लिए उपयोगी होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया कि कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है विपणन अधिशेष कहलाता है। दूसरा देखिए दिया कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दोनों कथन दिया है, दोनों यहाँ पर सही कथन दिया है। व्याख्या देख लेते हैं कि देखिए सेम वही दिया है, व्याख्या वैसा कुछ है नहीं इसमें। भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य की? देखिए 2019 की क्वेश्चन से इसको छोड़ते हैं। अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? निरपेक्ष आर्द्रता की वृष्टि की सही वृष्टि की करकापात। तो 217 का ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर देखिए निरक्षेप आर्द्रता जो है यह अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। निरक्षेप आर्द्रता वर्षण का रूप नहीं है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरक्षेप आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है कि छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? आदिम जीविका कृषि की, गहन जीविका कृषि की, वाणिज्यिक कृषि की, स्थानांतरित कृषि। तो देखिए 218 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से होगा कि आदिम जीविका कृषि इसको कहा जाता है। थोड़ा व्याख्या देखते हैं। देखिए आदिम जीविका कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है? वर्षण आप बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलवाह, यही यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? केरल की मराठवाड़ा की गंगे, पश्चिम बंगाल, कोरोमंडल और रायलसीमा। देखिए 220 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, कोरोमंडल और रायलसीमा होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भारत में शीतकाल में हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर एवं जमीन से सागर की ओर चलती हैं। इन्हें लौटता मानसून भी कहते हैं। यह लौटता मानसून भारत के पूर्वी तट, तमिलनाडु तट पर सागर से जमीन में प्रवेश कर जाता है। जल के ऊपर से आने के कारण इन हवाओं में सागरीय नमी आ जाती है, इसलिए इनसे मुख्य रूप से कोरोमंडल और रायलसीमा तट पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है? शीतकालीन मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना, कि उत्तर पश्चिम मानसून की स्थानीय हवाएं। 221 का देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना, यही यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। अक्टूबर से नवंबर माह अर्थात शरद ऋतु के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना है। मानसून के लौट जाने या पीछे हटने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। 1 सितंबर से मानसून उत्तर पश्चिम भारत से लौटने लगता है तथा 15 अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से निर्वासित हो जाता है। यह लौटती मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन से पढ़ने से पहले जरा आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। देखिए आप लोग जितने भी लोग KVS एमबीएस की तैयारी करें और कंप्यूटर में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा टेस्ट सीरीज लाया हूँ। मात्र आप लोगों को 51 रुपया में, 51 रुपीज़ में देखिए 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है कंप्यूटर का। और देखिए इसमें 10 टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन है। 10 टेस्ट सीरीज में देखिए कुल मिलाकर 300 क्वेश्चन हैं। और देखिए सब ये क्वेश्चन हैं जो PYQ प्लस NCERT पर बेस्ड हैं, यह जो क्वेश्चन हैं सभी। और देखिए जब आप लोगों का EMRS का एग्ज़ाम था तो उस टाइम में ICT को कवर कराया था अपने YouTube चैनल के माध्यम से।
पीजीटी में देखिए 15 में 14 क्वेश्चन फंसा था और टीजीटी में भी 15 में 14 क्वेश्चन फंसा था। और देखिए हॉस्टल वार्डन में 15 में 15 क्वेश्चन फंसा था। और यदि आप लोग को देखिए इसका प्रूफ देखना है तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए जो मैं आप लोगों को आईसीटी कराया था ईएमआरएस एग्जाम में, क्वेश्चन देखिए वही अधिकतर सभी कॉपी पेस्ट मिला था और अधिकतर क्वेश्चन देखिए हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। यदि आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज लेना है तो आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जरूर लीजिएगा, बहुत ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। बाकी आप लोग की इच्छा है लेकिन लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में होने वाले जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है, बताइए कौन सा यहाँ पर इसका सही होगा। तो देखिए बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की CFC का उत्सर्जन की अवमूल्यन की मीथेन का उत्सर्जन। देखिए 222 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो अवमूल्यन होगा यह यहाँ पर जिम्मेदार कारक नहीं है। थोड़ा देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन के कारक में। देखिए सौर विकिरण में बदलाव, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, महाद्वीपों की परावर्तकता में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग के कारक देख लीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, वनों की कटाई, मीथेन उत्सर्जन, औद्योगिकरण और शहरीकरण का बढ़ना। अगला दिया कि तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं, बताइए लेटराइट मिट्टी है कि काली मिट्टी है कि लाल मिट्टी की जलोढ़। तो देखिए तटीय मैदान उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर 223 का डी जो होगा वह सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कांप या खादर मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत के 43% भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों में सतलज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक विस्तृत है। तटीय मैदानों के अंतर्गत यह महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र और पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत केरल और गुजरात में पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अवक्षय द्वारा होता है। थार का मरुस्थल की पश्चिमी घाट की दक्कन का पठार की हिमालय क्षेत्र। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, दक्कन का पठार जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर इन सभी का आप लोगों को PDF इसका PYQ का चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूँगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। व्याख्या देखते हैं। दक्कन का पठार भारत का विशालतम पठार है, इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है, जो मुख्य रूप से ज्वालामुखी चट्टान है। इस पठार की मृदा जो है काली मृदा है। अगला दिया कि भारत के उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्र में देखिए उत्तरी मैदान में जो है अधिकतर जो है जलोढ़ मृदा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, सरसों जो है यह रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। और बाकी देखिए रबी फसलों के अंतर्गत जौ, चना, मसूर, सरसों, गेहूँ, मटर ये सब रबी के अंतर्गत आते हैं। और धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब खरीफ के अंतर्गत आते हैं। अगला दिया कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। देखिए कॉफ़ी में कर्नाटक जो है यह नंबर 1 पर है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वह सही होगा। याद रखिएगा भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिणी भारतीय राज्य जो है कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भी याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, देखिए तो सही है। चाय का उत्पादन असम में, ये भी सही है। कॉफ़ी का उत्पादन असम में होता है। केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। तो यहाँ पर देखिए 228 का ऑप्शन नंबर डी होगा। केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है बल्कि जम्मू कश्मीर में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए भारत में केसर का उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है। केसर सबसे महंगी मसालों में से एक है। यह एक सुगंधित पौधा है। केसर के पुष्प के वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरान या सैफरान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए गेहूँ ही नहीं होगा, यह रबी की फसल है। इजी क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए झूमिंग क्या है। तो देखिए झूमिंग जो है एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, तो 231 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा सही होगा। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको थोड़ा कवर कर चुके थे, तो याद रखिएगा झूमिंग देखिए इसको शिफ्टिंग कहा जाता है। खेती स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। वन प्रदेशों में जंगलों को जलाकर जमीन की खेती योग्य बनाकर खेती करना झूमिंग खेती कहलाती है। यह खेती असम एवं मेघालय के पहाड़ी इलाकों में आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। जो धान है इसकी खेती मार्च अप्रैल नहीं बल्कि अक्टूबर नवंबर तक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए करा कि भारत की श्वेत क्रांति के लिए देखिए श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन
श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन है, आप लोग याद रखिएगा। स्वामीनाथन जो है भारत में यह हरित क्रांति के जनक हैं, और नॉर्मन बोरलांग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है, तो आप लोग याद रखिएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। इसकी शुरुआत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी द्वारा की गई थी। यह सुनियोजित 3 चरणों वाली दीर्घकालीन योजना थी, जिसके कारण ही भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राष्ट्र बना। और लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं से। क्वेश्चन दिया है कि पैठड़ यानी कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर है। देखिए गोदावरी पर है, व्याख्या सीधे देखते हैं। एनबीएस देखिए पीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। जापान की सहायता से पूर्ण की गई पैठड़ यानी कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पैठड़ तालुका के जायकवाड़ी गांव में गोदावरी नदी पर स्थित है। बांध द्वारा निर्मित जलाशय का नाम नाथ सागर जलाशय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओंकारेश्वर योजना किस नदी पर है। बहुत ही आसान है, बताइए। चंबल की नर्मदा की ताप्ती की भीमा। देखिए ओंकारेश्वर योजना जो है यह नर्मदा नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देखते हैं। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इस बांध का निर्माण 2003 से 2007 तक किया गया। सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया गया था। कह रहा है कि हीराकुंड का संबंध है, तो देखिए हम लोग पढ़े थे हीराकुंड कहाँ पर है, महानदी पर बना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। हीराकुंड बांध परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत ओडिशा राज्य में संबलपुर जिले से 15 किमी दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा कि इस बांध का निर्माण 1948 से 57 में हुआ था। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन ऊर्जा से है। दिया है कि कोलिहान कॉपर की खदानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए क्वेश्चन से डी2 में पूछा गया है। झारखंड में कि आंध्र प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की राजस्थान में। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से होगा। कोलिहान कॉपर की खदानें जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कोलिहान कॉपर की खदानें राजस्थान राज्य में स्थित है। यह खदानें राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी कॉपर बेल्ट का हिस्सा है। यह बेल्ट अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और तांबे के अयस्क का एक प्रमुख भंडार है। तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौहयुक्त खनिज है। तांबा की बॉक्साइट की सीसा की मैंगनीज। देखिए 238 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से होगा। मैंगनीज जो है यह एक लौहयुक्त खनिज है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क मैंगनीज और क्रोमाइट लौहयुक्त खनिज है। अलौह खनिजों में लोहा नहीं होता है, याद रखिएगा। किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना चांदी तांबा या सीसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, गुजरात की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश। देखिए इसको छोड़ते हैं, अब हो सके डाटा में कुछ चेंज हो चुका होगा तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी होगा। तेलंगाना में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना 2022 तक, यही याद रखिएगा कि तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसको भी छोड़ते हैं हम लोग। 2022 का क्वेश्चन है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है भारत में, इसको भी छोड़ देते हैं। जादूगोड़ा देखिए आप लोग, यह इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा जो है यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए बहुत बार एग्जाम पूछा गया। जो जादूगोड़ा है यह यूरेनियम भंडार के लिए यह फेमस है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इनमें से किस राज्य में स्थित है। नागालैंड में कि मिजोरम में कि त्रिपुरा में कि सिक्किम में। देखिए एनबीएस पीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो 244 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जो तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है मिजोरम राज्य में स्थित है, बी यहाँ पर से होगा। देखिए तुइरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तुइरियल नदी पर स्थित है और यह मिजोरम राज्य के कोलासिब जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि टिस्को की स्थापना कब किया गया था। 1911 में, 1912 में, 1909 में, 1907 में। देखिए टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। यह भी एनबीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। टिस्को का देखिए फुल नेम जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा ने की थी। इसे वर्तमान में टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है तथा यह फॉर्च्यून के 500 कंपनियों की सूची में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण। देखिए थोड़ा करंट से संबंधित है, छोड़ते हैं इसको हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सोनापनी मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नामक हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। सोनापनी मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये भी एनबीएस पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह जो स्थित है मेघालय में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका
सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तमिल इसको भी छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तातापानी कहाँ स्थापित है, छत्तीसगढ़ में कि हिमाचल में कि मध्य प्रदेश की उत्तराखंड में। देखिए जो तातापानी है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। भूतापी बिजली परियोजना है छत्तीसगढ़ में, तातापानी याद रखिएगा। कोरबा कहाँ पर है बताइए। देखिए कोरबा आंध्र प्रदेश है कि मध्य प्रदेश में कि तेलंगाना की छत्तीसगढ़। देखिए कोरबा जो है यह जो स्थित है छत्तीसगढ़ में है, तो याद रखिएगा कोरबा छत्तीसगढ़ में, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। यह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है। इस पावर प्लांट के लिए कोयला कुसमुंडा और गेवरा खानों से लिया जाता है तथा पानी की पूर्ति हंसदेव नदी से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, बर्नपुर में कि सल्ले में, भिलाई में कि बोकारो में। इजी क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, भिलाई में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। कमेंट करके बताइएगा कि बोकारो किस राज्य में स्थित है, किसके लिए फेमस है। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई अब छत्तीसगढ़ राज्य में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। यह जो है यहाँ रेल पटरियों प्लेटों आदि का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो बेलाडीला है यह जो फेमस है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। झरिया देखिए यह कोयला के लिए फेमस है। खेतड़ी तांबा के लिए, बालांगीर बॉक्साइट के लिए। तो आप लोग मैचिंग करिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 3-1 4-2 सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में अलव धातु को जैसे कि जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो राजस्थान इसमें नंबर 1 पर आएगा तांबा के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा कोयला का उत्पादक राज्य है, बिहार की, केरल की, असम की, छत्तीसगढ़। तो देखिए यहाँ पर जो कोयला के लिए फेमस है वह छत्तीसगढ़ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, स्लेटाइट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए और सी दोनों होगा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों जो है लौह अयस्क है, तो दोनों यहाँ पर विकल्प से होगा, ए और सी दोनों होगा, याद रखिएगा। और देखिए विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार तथा सबसे बड़ा उत्पादन दोनों में चीन जो है नंबर 1 पर है, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो देखिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इतना कम समय 55 क्वेश्चंस को पढ़े हैं। अब देखिए हम लोग जो केवल एक वीडियो हम लोगों का केवल बचेगा, उसमें हम लोग यह विविध वाले पोर्शन को एंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे। तो अंत में यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो कंप्यूटर जो टेस्ट सीरीज है उसका आप लोग डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं, सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन KVS NVS में पूछा गया है। तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU, और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का EMRS का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं, एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किया कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चन हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग KVS NVS में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।